सभी को नमस्कार। सोल्व्ड पेपर के क्रम में आज हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी का दिसंबर 2011 का पेपर सेकंड वो हल करेंगे। इससे पहले 5 प्रश्न पत्र हल करके अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल में जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने से हमें क्या फ़ायदा है? तो जितना ज़्यादा हम प्रश्न पत्र हल करेंगे उतना ही अभ्यास होगा और हमारी तैयारी है वो बेहतर होती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे। तो ये हम जानते हैं कि ढाल पतन है वो डेविस महोदय ने दिया था। और ज्योमोर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने ज्योमोर्फोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिया था, सुमेलित करना है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन सारे हमने शामिल कर लिए। तो ढाल पतन सिद्धांत डेविस का है, पेंक महोदय का है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, ढाल का प्रतिस्थापन पेंक महोदय का है। किंग का है समानांतर निवर्तन का सिद्धांत, पेडी प्लेनेशन चक्कर और पहाड़ी ढाल चक्कर। और वुड और यंग का प्रक्रिया अनुक्रम मॉडल। तो ये ढाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन, नज़्का प्लेट कहाँ स्थित है? तो नज़्का प्लेट से संबंधित क्वेश्चन भी हमने पहले हल कर लिया है। ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए कहाँ पर है। थोड़ा सा ये यहाँ पे कैलिफोर्निया का भाग और ये फ्लोरिडा यूएसए का, और ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट यहाँ से इस प्रकार। तो यहाँ पे कोकोस प्लेट है और यहाँ से इससे नीचे यहाँ पर नज़्का प्लेट स्थित है। नज़्का प्लेट है वो यहाँ इस तरफ पूर्व की तरफ गतिशील है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ गतिशील है। तो यहाँ पे भूसंतति का निर्माण होता है इस प्रकार, और यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण इसी प्रकार हुआ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ चुका है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये पश्चिम में कैसे हुआ? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये नज़्का प्लेट है। अगला क्वेश्चन, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित यानी ऊपर उठा हुआ संकराखंड या ब्लॉक क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आसान है ये, इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं या होस्ट पर्वत है वो कहा जाता है। मान लीजिए दो भ्रंश हो गए समानांतर, और इस प्रकार डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। ये बीच का भाग है ये उत्थित हो गया है यहाँ से, ये देखिए ये ऊपर उठ गया है, ये अपने जगह पे स्थिर हैं दोनों स्थलखंड। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इसको ब्लॉक माउंटेन, होस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है हमें, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तीक्ष्ण कटक अरेत, तो अरेत है वो हिमानी से संबंधित है, हिमनद से। पोलजे, पोलजे भूमिगत जो अपर्दन है, काष्ठ स्थलाकृतियां हैं उससे संबंधित है। जो विस्तृत डोलाइन होते हैं, बड़े जो डोलाइन होते हैं उनको पोलजे या राजकुंड कहते हैं। यार्डंग है वो पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। जब लंबवत चट्टानें होती हैं तो कोमल चट्टानें हैं वो अपर्दित हो जाती हैं, और इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये कठोर चट्टानें, इस प्रकार की जो स्थलाकृति है
वो यार्डंग कहलाती है। गोर्ज है वो बहता जल है। ये जो वी आकार की घाटी बनती है तो जो बहुत ही संकीर्ण होती है, बिल्कुल खड़े ढाल वाली, तो इसको गोर्ज या महाखंड कहते हैं। तो सही सुमेलित नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो आप आसानी से कर लोगे इसको सुमेलित। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कारण और कथन दिया है। इसमें कथन है गोलाभ अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। बिल्कुल ये सही है कथन। कारण है गोलाभ अपक्षय तब होता है जब जल सेलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और सेल संयोजी पदार्थ को घोलता है। बिल्कुल सही है। ये हाइड्रेशन की प्रक्रिया है। इसमें जल है दरारों में प्रवेश करता है और घुलनशील पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं, तो धीरे धीरे चट्टान कमज़ोर होती है और गोलास में बड़े बड़े जो गोलाकार पत्थर के रूप में अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कारण और कथन का है। कथन दिया है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है। मध्य अटलांटिक कटक में प्लेटों का अपसरण होता है और ज्वालामुखी क्रिया वहाँ घटित होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। ये बात भी सही है इसमें, लेकिन इसमें यहाँ पर द्वीप दिया है, नीचे भूकंप दिया है, तो ये स्पष्टीकरण नहीं है। सही है, दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है। थर्मल इक्वेटर, तापीय विषुवत रेखा। देखिए वैसे विषुवत रेखा हमें पता है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होती है, लेकिन जो जोन के रूप में देखते हैं तो वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ओर स्थित होती है। तो इसमें कोई भी आंसर है वो सही नहीं है। इसमें दोनों ही होते हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री भी मान लेते हैं, लेकिन वो किसी विशेष समय हो सकता है जब वायुदाब की पेटियों का खिसकाव होता है, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन के समय। तो हम 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे ही सही मानते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? तो हिमयुग परिकल्पना से संबंधित अनेक विचार हैं हमारे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना भी सही है, ओजोन क्षीण परिकल्पना भी सही है, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना भी सही है, और ये स्पष्ट लग रहा है तापीय संकुचन सिद्धांत। तो ये जेफरीज महोदय का तापीय संकुचन सिद्धांत है। इसमें उन्होंने पर्वत निर्माण के बारे में बताया है। तो ये नहीं है पूछा है, तो ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये भी कारण और कथन का है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब घटता जाता है। बिल्कुल वायुदाब है वो घटता है। हालांकि देखिए वायुदाब बढ़ना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ना चाहिए, लेकिन वायु है बहुत ही विरल होती जाती है और ऊपर की जो परतें हैं उसका दबाव भी कम होता जाता है, तो वायुदाब है वो घटता जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऊपरी वायुमंडल में तापमान है वो बढ़ता जाता है। केवल क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ही तापमान ऊंचाई की तरफ कम होता है, बाकी समताप मंडल में भी बढ़ता है। और उसके बाद बाह्य मंडल, आयन मंडल,
चुंबकीय मंडल में तापमान बढ़ता ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ए सही है और आर गलत है, इसमें सी का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कारण और कथन का है। कथन दिया है भारतीय मानसून अल नीनो द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल ये सही है। तो अल नीनो और ला नीना परिघटनाएं हैं। ये घटनाएं आपको पता है इसके बारे में। ये पेरू तट के समीप जो धाराएं हैं, जो प्रति विषुवत-रेखीय धारा है, उसका जल कभी कभी पेरू तट के समीप पहुंच जाता है और वहाँ तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने से ये व्यापारिक पवनों को प्रभावित करते हैं और भारतीय मानसून कभी देरी से और कभी कभी सामान्य से कम बरसात वाला होता है। दोनों विपरीत स्थिति है, कभी तापमान अधिक होता है, कभी कम होता है। कारण दिया है एल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट के उच्च वायुदाब नहीं होगा, यहाँ पे न्यून वायुदाब होगा क्योंकि तापमान बढ़ता है। तो कथन ए सही है और आर गलत है, इसमें भी सी आंसर है, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान पंख नहीं है? तो सागर तली में चूना प्रधान और सिलिका प्रधान पंख का वैसे अर्थ मड से है, कीचड़ से होता है। तो इसमें ग्लोबिजेरिना है, टेरोपोड है, डायटम है, वो सिलिका प्रधान है, चूना प्रधान नहीं है, यही पूछा है। तो इसमें डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? इकोसिस्टम है ये पर्यावरणीय भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। बायोज्योग्राफी में भी ये टॉपिक बनता है। तो इसमें देखिए ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी अनुक्रम, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। वैसे सभी ही पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला रहती है, सबसे पहले जो हरे पादप हैं वो होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, घास को खाने वाले, पत्तियों को खाने वाले छोटे जीव, उसके बाद उन जीवों को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है और इन श्रृंखलाओं से निर्मित एक जाल बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें सी का आंसर सबसे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है, निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। कार्बन सिंक भूमंडलीय, तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पेड़ पौधों में होती है, तो उससे हम बिल्कुल थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक की मात्रा होती है। वैसे हमारी बॉडी भी है वो कार्बन से ही बनी है। हम जो वस्तुएं देख रहे हैं वो सभी कार्बन से ही निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये जरूर ध्यान में रखना आपको कि पूछा क्या है, नहीं है या कौन सा है। कई बार कंफ्यूज होता है, नहीं को हम नहीं देख पाते और हमारा आंसर है वो गलत हो जाता है। तो मरुस्थलीय, हम मरुस्थल में ही रह रहे हैं, थार के मरुस्थल में ही रह रहे हैं, तो हमें पता है उनके बारे में। छोटी टेप रूट, पत्ते की परावर्तक सतह, अल्पायु पौधे और मोमी। तो इसमें देखिए छोटी जड़ें नहीं होती, मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ जल की मात्रा कम होती है, तो जड़ें वो गहराई में जल ग्रहण करने के लिए, नमी को ग्रहण करने के लिए गहराई में प्रवेश करती हैं,
जड़ें हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, छोटी नहीं होती। तो ये पहला है, ये भी सही नहीं है। पत्ते की परावर्तक सतह, अल्पायु पौधे, अगर देखा जाए तो पौधे अल्पायु भी इतने नहीं होते, ये ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं जहाँ 2 महीने का वसंत काल होता है। पौधे हैं वो जन्म लेते हैं, फूल आते हैं और वापस नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे सही छोटे पौधे हैं। अल्पायु पौधे का उदाहरण इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जैसे बरसात के काल में कुछ छोटे पौधे उगते हैं और बरसात के काल के समाप्त होते ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे छोटी टेप रूट है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 का, इसमें भूगोलवेताओं के नाम हैं और उनकी सहभागिता है, तो मिलान करना है हमें। कुछ पुस्तकें भी दी हुई हैं, नीचे देखिए। तो इसमें रोजर मिन्सुल है, वो रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ए में ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। और रिचर्ड हार्टसॉन के बारे में हमें पता है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी प्रमुख पुस्तक है इनकी। पैट्रिक गिडीज, सिटीज इन एवोल्यूशन, इसमें पहला आंसर होगा। और नॉर्बर्ट विनर, इसमें ये फिर एक ही बचा है, द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हो जाएगा। तो ये आप नीचे कूट का चुनाव कर लेंगे इसको देखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 का, विवेचित आइसोडोपेन किसे इंगित करता है? तो आइसोडोपेन ये वेबर से है, वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोडोपेन कहा है। तो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु है, बिल्कुल है, ये पहला आंसर होगा इसमें। इससे संबंधित क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में जो टॉपिक है प्रमुख वो औद्योगिक परिवहन लागत का सिद्धांत है वेबर का, वही मेंशन किया हुआ है। और उस समय तो यही था, अब तो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, काफ़ी टॉपिक जोड़ दिए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन लगभग आता ही था। वेबर से संबंधित क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है, अब भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखना है हमें। अगला क्वेश्चन, ये भी कारण कथन का क्वेश्चन है। कथन है, भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। और कारण है, पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन है। तो ये कारण तो बिल्कुल गलत हो गया इसमें। और इसमें देखिए, प्रजातीय वितरण और जलवायु से कैसे होगा, क्योंकि जहाँ पे अनुकूल जलवायु दशाएं होंगी उस क्षेत्र में मानव प्रजातियां हों या जंतु की प्रजातियां हों, वो प्रवास करके वहाँ चली गई और अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण वहीं पर बस गई। तो ये कथन सही है। तो कथन ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, ये भी कारण कथन का है, क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। कथन है, अवस्थितिपरक जलवायविक कारकों ने मैकाइंडर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया। तो मैकाइंडर की जो हार्टलैंड हृदय स्थल सिद्धांत है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो 1904 में पीवट एरिया एक शोध पत्र प्रकाशित किया था और उसके 15 साल बाद उन्होंने 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। तो पहले जो क्वेश्चन आता था 1904 आंसर उसमें दिया था और वो डिलीट हुआ था। ध्यान में रखना है कि हार्टलैंड शब्द 1919 में ही दिया था, क्योंकि जेम्स फेयरग्रीव ने 1915 में अपनी पुस्तक में ये शब्द का प्रयोग किया था, हार्टलैंड। तो 1919 में मैकाइंडर ने डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था, हृदय स्थल। और ये हृदय स्थल का क्षेत्र है वो कैस्पियन सागर के आसपास, यूराल पर्वत के आसपास का जो एरिया है उसको माना था। तो ये पहला है, बिल्कुल सही है, प्रतिकूल परिस्थिति थी वहाँ पे।
कोई भी सागरीय सीमा नहीं थी वहाँ पे, ये सही है। और अपने अंतरस्थलीय अवस्थिति तथा उससे जनित जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड स्थायी कठिनाईग्रस्त, ये भी सही, दोनों सही हैं। तो कारण और कथन सही है और स्पष्टीकरण भी है। और हार्टलैंड के बाद हार्टलैंड जो थ्योरी थी मैकाइंडर की, और उसी के क्रम में स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी प्रस्तुत की थी उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कारण और कथन ही दिया है। कथन है, दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। 1914 का हुआ प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद 1943 में। तो उस समय ज़्यादातर जो उद्योग विकसित हुए थे वो सामरिक दृष्टि से जो उपयोगी थे उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। और 1943 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो इसमें ये पहला सही है। कारण क्या है इसमें? इसके पीछे काम करने वाली शक्तियां अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक, मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप में सामाजिक, और परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप में प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल सही है, इसमें कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कारण कथन दिया है। कथन है, मार्क्स ने कहा है कि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है, ज्यामितीय, जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ज्यामितीय कैसे? जैसे 1 का दुगुना हो गया 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस प्रकार। और गणितीय दृष्टि से 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। सही है ये बिल्कुल। कारण तय है, मार्क्स आशावादी थे कि मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि मनुष्य है, उसके अंदर प्राकृतिक गुण होता है, जन्म की शक्ति होती है। तो जब जो मेल और फीमेल हैं वो अपने पास रहते हैं, आपस में रहते हैं, तो प्राकृतिक क्रिया है और जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो आर है, ये गलत है। इसमें ए सही है और आर गलत है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 21 का क्वेश्चन, इसमें भी कारण और कथन दिया है। अभिकथन है, जनसंख्या संकेंद्रण मुख्यतः नदी बेसिनों तथा तटीय मैदानों के प्रदेशों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो विश्व का मैप जब हम देखते हैं तो अधिकांश जनसंख्या है वो तटीय भाग से लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में निवास करती है और नदी घाटियों में निवास करती है। जैसे भारत में गंगा यमुना का जो नदी घाटी प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ अत्यधिक जनघनत्व पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण दिया है, जनसंख्या में संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण होता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी, जल दिया है और तटीय मैदान दिए हैं, तो ये सही है और व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कारण और कथन है। कई बार कारण और कथन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अभिकथन है, भारत के पूर्वोत्तर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। बिल्कुल अधिक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय वहाँ जो ईसाई मिशनरीज थे जनजातीय क्षेत्रों में गए, क्योंकि वहाँ शिक्षा का प्रसार कम था और वहाँ लोगों का धर्म है वो बदलते थे, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या है। कारण है, अंग्रेजी शासन की अवधि में अनेक जनजातियों का ईसाई धर्मांतरण किया गया। बिल्कुल सही है, कारण और कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन,
23 का, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक आदर्श है? बाजार से निकटता, कच्चे माल की निकट उपलब्धता, जल संसाधन की निकट उपलब्धता, परिवहन नेटवर्क। तो सबसे ज़्यादा बाजार की निकटता है। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल निकट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि कच्चे माल में उसके भार में ह्रास नहीं होता, कमी नहीं आती। ये भार ढोने वाला है, एक होता है भार खोने वाला, जैसे लो एस्क भार खोने वाला है, क्योंकि कई टन लो एस्क में है, जब लोहा निकलता है तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जबकि कई टन सूती वस्त्र के लिए जो कॉटन होगा, धागा होगा, वस्त्र बनाएंगे तो भी उसी के भार का बनेगा। जल संसाधन, इसकी भी कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए नम आर्द्र जलवायु चाहिए। परिवहन नेटवर्क ये उपलब्ध होता ही है। तो सबसे ज़्यादा आदर्श बाजार की निकटता है, क्योंकि तैयार माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। 24 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सस्य संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया था? तो वीवर महोदय ने किया था सस्य संयोजन विधि। ये एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। सस्य संयोजन का वीवर महोदय, वीवर हैं, डोई हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। कभी इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एक इसमें कैंडोल महोदय हैं, उससे संबंधित भी है। 25 का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें स्ट्रेबो, टोलेमी, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज दिया है। इसमें यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता दोनों को ही शामिल कर लिया गया। तो सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता आते हैं। इसमें होमर है, उसका सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, तो इसमें ये दिया नहीं है। उसके बाद थेलस, अनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस और फिर हिकेटियस और हेरोडोटस, इस प्रकार ये क्रम आता है। और तो इसमें हेरोडोटस इतिहास के जनक, मिस्र को नील नदी का वरदान कहने वाले, डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाले, हिस्टोग्राफी पुस्तक लिखने वाले हेरोडोटस। उसके बाद एरोटोस्थनीज और फिर स्ट्रेबो और फिर टोलेमी। टोलेमी का प्रमुख ग्रंथ आपको पता है, अल्माजेस्ट प्रमुख है। इन्होंने प्रक्षेप प्रोजेक्शन है, शंक्वाकार बनाए, और टोलेमी का जो प्रोजेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। स्ट्रेबो इंसाइक्लोपीडिया, जोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया जोग्राफिया, तो ये पहला क्रम होगा इसका। 26 का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कारण और कथन का है। अभिकथन है, भारत में कई जूट मिलें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश है वो अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो कई मिलें हैं बांग्लादेश में चली गई थी। तो बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों की जो मिलें थे वो बंद हो गई। कच्चे माल की अत्यधिक कमी है और जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट हुई है। हाँ, तो इसमें ये दोनों ही सही बन रहे हैं, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी हैं। विदेशी मांग में भी कमी आई है और कच्चे माल की भी कमी आई है। हालांकि भारत है अब भी विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। तो आज के संदर्भ में देखें तो सही है और स्पष्टीकरण नहीं है। उस समय की बात करते हैं तो कमी हुई थी कच्चे माल की, तो स्पष्टीकरण होता भी है, देखें जाए तो दोनों ही इस बनते हैं इसमें। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बी होगा इसका आंसर। दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भी भारत विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है। लेकिन अब जूट के विकल्प के रूप में अन्य सामग्री आ गई है, तो इनसे बोरियां, रस्सियां वगैरह वो कम बनती हैं। अगला क्वेश्चन 27 का क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हमें पता है कृषि है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब प्राथमिक है। और द्वितीयक, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसको उपयोगी मूल्यवान बनाया जाता है उसका परिष्करण करके। तो विनिर्माण उद्योग वाले जो हैं जितने भी, वो द्वितीयक उद्योगों में आते हैं। जैसे लकड़ी काटना है वो प्राथमिक है, लेकिन उस लकड़ी से बढ़ई का फर्नीचर बनाना, फर्नीचर उद्योग द्वितीय से संबंधित है। तो तृतीयक सेवा क्षेत्र से है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा द्वितीयक क्षेत्र जो विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। 28 का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कारण कथन का दिया है। कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। भूमि, श्रमिक और पूंजी की उत्पादकता है वो कृषि उत्पादकता है। ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। बिल्कुल सही है दोनों, और व्याख्या भी बिल्कुल कर रहे हैं। भूमि की उत्पादन क्षमता कितनी है, श्रमिक हैं वो कितना मेहनत करके, मजदूरी करके कितना उत्पादन कर सकते हैं, और उससे कितनी पूंजी उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही है तीनों, और व्याख्या भी कर रहे हैं। 29 का क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, आरपीएससी में भी आ चुका और नेट के एग्जाम में भी आ चुका। अभी लास्ट ईयर का जो नेट हुआ था उसमें भी आया था। तो इसको कहते हैं उत्तरवर्ती या पर्वतीय, सबक्वेंट बाउंड्री। ये भारत पाकिस्तान के मध्य है। इसमें क्या होता है कि पर्वतीय सीमा रेखा का जो विभाजन है वो पहले कोई देश होता है, जैसे भारत पाकिस्तान एक ही देश थे और लगभग संस्कृति भी एक ही थी उनकी, और बाद में 1947 में सीमा रेखा बनी थी। और उसके बाद धार्मिक मान्यता वाले लोग हैं वो प्रवास करके, कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए थे, कुछ वहाँ से भारत में आ गए थे। तो वो उत्तरवर्ती या परवर्ती सीमा है, सबक्वेंट। 30 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का क्रोध परिक्षेपित है। परिक्षेपित का मतलब है बिखरा हुआ है, कई राज्यों में पाया जाता है और किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इसमें आओ, गारो, संथाल और भील जनजाति दी है। तो इसमें देखिए, संथाल है वो झारखंड में संथाल परगना में है। गारो, खासी, जयंतियाँ ये मेघालय में जो पहाड़ियों के नाम भी हैं वहाँ से संबंधित हैं। और ये आओ भी पूर्वोत्तर से संबंधित है। भील जो जनजाति है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 3-4 राज्यों में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में ही निवास करती है। तो इसमें डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31, निम्नलिखित धर्मों को उनकी उत्पत्ति के अनुसार, कालक्रम के अनुसार कर्म करना है। तो हम पता है सबसे प्राचीन धर्म है वो यहूदी धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म, और फिर आएगा इसमें इस्लाम धर्म, और फिर सिख धर्म। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है। ये पहला ही ऑप्शन बन रहा है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म। और इसमें यहूदी इस्लाम दे दिया, फिर बाद में फिर ईसाई दिया। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है यूजीसी नेट में कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। उसमें यहूदी धर्म, 4 ऑप्शन थे, यहूदी, ईसाई, इस प्रकार। तो यहूदी धर्म उसका आंसर था। और अगर इसमें हिंदू आता तो विश्व के प्राचीनतम धर्मों में हिंदू धर्म है, उसको माना गया है सनातन या हिंदू धर्म। 32 का क्वेश्चन है, जनजातियां हैं और राज्य हैं, सही सुमेलित का चुनाव करना है। बोडो हमें पता ही है, असम में है बोडो, काफी चर्चा में भी रहा है ये। गारो जनजातियां ये मेघालय में है, कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी, गारो, खासी, जयंतियां। गोंड और संथाल, गोंड है वो छत्तीसगढ़ में,
और संथाल झारखंड के संथाल परगना। तो इसमें आप सम्मिलित कर लेना। आर्य नगर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्य नगर ली कॉर्बूजियर जो वास्तुविद हुए हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ की नगर नियोजन या नगर प्लानिंग की थी, बसाया था चंडीगढ़ नगर को, ली कॉर्बूजियर। और नई दिल्ली को लुटियंस से संबंधित है। तो ये भी पूछ लेते हैं नगर नियोजन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, नगर आकारिकी का खंड सिद्धांत। तो खंड सिद्धांत सेक्टर थ्योरी किसकी है? होमर होयट की है। इसमें नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यातायात परिवहन को भी और सामाजिक संरचना को भी, कहाँ पे मजदूर वर्ग निवास करते हैं, कहाँ पर उच्च धनाढ्य निवास करते हैं, संक्रमण क्षेत्र, इस प्रकार उन्होंने बताया था। 5 प्रमुख पेटियां बताई थी इसने उन्हें, सीबीडी के अलावा, सीबीडी के सहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 का क्वेश्चन है, मानचित्रों को लघु से वृत्त मापनी के क्रम में क्रमबद्ध करना है। लघु से सबसे छोटी और बड़ी मापनी। तो हमें पता है कि ये इसमें उल्टा होता है, जितनी ज़्यादा संख्या है वो उसको हम छोटी मापनी कहेंगे। तो इसमें देखिए विश्व मानचित्र है वो सबसे बड़ा, इसमें लघु है, तो इसमें सी एक में दिया है। उसके बाद है वो राज्य मानचित्र, उसके बाद स्थलाकृतिक और फिर भूकर मानचित्र। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है उपग्रह और छोड़ने वाले देश। तो लैंडसैट, स्पॉट, IRS और ERS। तो इसमें देखिए लैंडसैट है वो अमेरिका का है इसमें, और स्पॉट है वो फ्रांस का है। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये नासा अमेरिका का है, स्पॉट फ्रांस का है। और IRS ये है भारत का, और ERS ये है यूरोप का। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़कर है हमें उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर हम छांट सकते हैं। तो ये आप खुद है इसका हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। लास्ट के क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। अगर इसमें आपको लगे कि कोई आंसर है वो चेंज है, ज़्यादा चेंज तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में 1 या 2 के हो सकते हैं, वो भी बहुत ही कम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो तैयारी करने वाले अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बार बार देखिए, अभ्यास कीजिए, पुराने प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, तभी ये आपकी तैयारी सही हो पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। जय हिंद।